बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे पर एक मर्तबा फिर सियासत शुरू हो गई है। कमल हासन ने गोडसे को आजाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द कहा तो भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे को हुब्बुल वतन करार दे दिया, लेकिन पार्टी के दबाव के चलते प्रज्ञा ने अपने बयान पर माफी मांग ली। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। मुतनाज़ा बयान और काम दोनों से इनका रिश्ता अटूट हो जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी कुछ ऐसा ही मामला है। कुछ रोज कबल प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया, फिर माफी मांगी और अब बाबाए कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन करार दे दिया। हालांकि बीजेपी के दबाव के चलते प्रज्ञा को फिर से अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी में भी निष्ठा रखती हूँ, उसकी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की लाइन मेरी लाइन। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने इसे बीजेपी का ड्रामा करार दिया और कहा कि इस मामले में कोई माफी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने वजीर आजम से प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी रद्द करने का मुतालबा किया। मोदी और अमित शाह जी की चहेती भाजपा नेत्री प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बता पूरे देश का अपमान किया है। यह एक ऐसा अक्षम्य अपराध है जिसे देश कभी माफ नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों अदाकार और मक्कल निधि मरियम पार्टी के सरबराह कमल हासन ने कहा था कि आजाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द हिंदू था और उसका नाम है नाथूराम गोडसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी को निशाना बनाने का प्रियंका गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और इस मर्तबा प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जरिए नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन करार दिए जाने पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी की चुटकी ली है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बापू का कातिल देशभक्त, हे राम। जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में सीबीआई से पटियाला हाउस कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सीबीआई नजीब को जिंदा मानती है या फिर मुर्दा। आपको बताएं कि कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग से मुतालिक ये अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी नजीब की वालिदा ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की थी। और अब आज की 3 बेहद खास तस्वीरें। आखिरी मरहले की तशहीर उरूज पर है और सभी पूरा जोर लगा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं राहुल के रोड शो पटना की, दूसरी है ममता की रैली कोलकाता की और तीसरी है गोरखपुर में अमित शाह की। तो नाज़रीन, इंतखाबी तशहीर की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना से, कोलकाता से और गोरखपुर से। आपको बताएं कि कोलकाता पर सभी की खास नजरें हैं क्योंकि आज मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम 10 बजे तक थम जाएगी और हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो इंतखाब है उसका रुख अभी कोलकाता हो गया है। ममता बनर्जी जो है वो भी अपना रोड शो जारी रखे हुए हैं क्योंकि 10 बजे के बाद वहां इंतखाबी मुहिम थम जाएगी। पटना से हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी का जो रोड शो था उसमें किस तरह से लोगों की तादाद थी और गोरखपुर में भी अमित शाह ने किस तरह से अपना रोड शो किया। यानी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपना पूरा दमखम लगा रही हैं आखिरी मरहले की
तशरीरी मुहिम के लिए। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को नोटिस भेजा है। 6 स्कूलों में उर्दू टीचर और उर्दू मजमून को लेकर शिकायत पर यह नोटिस दिया गया है। इस ताल्लुक से दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कि बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उसके बावजूद उनको नहीं उर्दू दी जाती है। कहीं पे प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि उर्दू पढ़ के क्या करोगे, कहीं पे कहते हैं कि टीचर नहीं है। तो ये मसाइल है। हमारे पास 6 स्कूलों के बारे में आया हुआ है, तो हमने उस सिलसिले में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लिखा है, इसलिए कि वो लोग पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट हमसे कह चुका है कि हमारे पास गेस्ट टीचर्स की एक लिस्ट होती है और जब भी कोई प्रिंसिपल मांगता है तो हम उसको भेज देते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल लोग मांग नहीं रहे हैं, वो अगर मांगेंगे तो वो भेजेंगे वो। तो इसलिए बेहतर यही है कि जहां भी वालिदैन को लगता है कि वहां पे कोताही हो रही है, नहीं है, तो वो प्रिंसिपल से जाके बात करें, और अगर वो नहीं सुन रहा है तो उस इलाके का जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है उससे बात करें, और उसके अलावा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी से भी बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई काम न बने तो हमारे पास बाकायदा शिकायत लिख के भेजें। आप कह रहे हैं कि आपने लिखा है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को, किस किस्म के अहकामात या उसमें हिदायत दी गई हैं उनको? नहीं, 2 तरह की है, हमने 2 तरह की बातें उनसे कही हैं। एक तो ये कि ये 6 स्कूल जो हैं इनके अंदर उर्दू टीचर का इंतजाम किया जाए। उसके अलावा हमने एक जनरल एक ऑर्डर दे दिया है कि हर स्कूल में अगर वहां पे 6 बच्चे उससे ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो वहां पे उर्दू टीचर का इंतजाम किया जाए। 2 बातें उसमें लिखी हुई। आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रियन पार्लियामान ने मुल्क भर के प्राइमरी स्कूलों में हेड स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगा दी है, जिसे माहिरीन एक बड़ा अलामती फैसला करार दे रहे हैं। ऑस्ट्रिया में मुसलमानों की मुल्की तंजीम ने फौरी तौर पर इसके खिलाफ एहतजाज भी किया है। ऑस्ट्रिया में इस वक्त कदामत पसंदों की पीपल्स पार्टी या OVP और दाएं बाजू की अवामियत पसंदों की फ्रीडम पार्टी या FPO की मखलूत हुकूमत इक़्तिदार में है। हुकूमती जमातों के अरकान की अक्सरियती तायद से जो नया मुसविदा कानून बुध 15 मई को मंजूर किया गया, उसके मुताबिक मुल्क भर के प्राइमरी स्कूलों में सिरों को ढांपने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे किसी भी स्कार्फ या हेडवेयर के इस्तेमाल की मुमानियत होगी जो कि मजहबी शिनाख्त या नजरियात की अक्कासी करता हो। ऑस्ट्रियन हुकूमत ने ये वजाहत भी कर दी कि ये नया कानून खास तौर पर सिर्फ मुसलमान बच्चियों की तरफ से हेड स्कार्फ के इस्तेमाल के खिलाफ है। इसका इतलाक यहूदियों की तरफ से सिर पर पहने जाने वाली छोटी टोपी या किप्पा और सिखों की रिवायती पगड़ी पर नहीं होगा। रांची इन दिनों शदीद गर्मी की चपेट में है। बावजूद इसके यहाँ की मुसलमान माह रमजान मुबारक के रोजे का एहतमाम पूरे जोश व खरोश के साथ कर रहे हैं। खुशनुमा मौसम के लिए मशहूर रांची में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों की ईमानी कुव्वत शदीद गर्मी पर हावी है। शहर के साथ साथ इसके आसपास इलाकों के मुसलमान पूरे जोशो खरोश के साथ माह रमजान के रोजों का एहतमाम करते हैं। रमज़ान तो इबादत का महीना ही है, बहुत मुबारक महीना है माशाल्लाह। इस महीने में हम लोग दिन रात इबादत में ही गुजार रहे हैं, और थोड़ी तपिश है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़ा गुजर रहा है। तपिश की रोज़ा है, जेठ का रोज़ा है, जिसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बड़ी ही इत्मीनान दिया है और लोग रख रहे हैं, है ना। जेठ का रोज़ा है, बहुत दिनों के बाद आई है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो हम लोगों को ऐसा रोज़ा नसीब दिया। धूप वगैरह पानी जैसा है उस हिसाब से जो है ऊपर वाले का बहुत रहम व करम है, सभी लोग रोज़ा रख रहे हैं, किसी तरह का वो दिक्कत वो नहीं है। अल्लाह का हुक्म किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है, इसलिए रोज़ा तो रखना ही रखना है। अब चाहे धूप हो चाहे तपिश हो, अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चीज़ ये नहीं है। रोज़ा हर हाल में रखना है, और इसका अजर व सवाब जो अल्लाह देंगे वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। रमजान के रोजे मजहब इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। इस माह मुबारक में मुसलमान अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की
भरपूर कोशिश करता है। यही वजह है कि रोजेदार मौसम के परवाह किए बगैर रोजे और इबादत का एहतमाम करता है। इससे पहले भी गर्मी आई है, मुसलमानों ने बहुत खुशदिली के साथ रोज़ा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बहुत खुशदिली के साथ रोज़ा रख रहे हैं। एक ईमानी जिम्मेदारी, ईमानी फरीज़ा है और मुसलमान बहुत ही खुलूस के साथ और बहुत ही इंशराह के साथ इसको रखते हैं। मौसम का असर जो है रोज़ा रखने वाले या रोज़ेदार पर कुछ असर नहीं पड़ता है। रमजान के रोजे के एहतमाम से रूह में बालिदगी आती है, साथ ही मोहलिक मर्ज से लड़ने की कुव्वत जिस्म के अंदर पैदा होती है। ये एक ऐसा ईमानी फरीज़ा है जिसे मौसम का असर रोजा रखने वालों पर नहीं पड़ता, या यूं कहिए कि यह महीना मोमिनों के लिए अल्लाह का तोहफा है। रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। इमारत शरिया ने फितरे की रकम फीकस 40 रुपए अदा करने का फैसला किया है। रांची में वाक़े इमारत शरिया के काजी शरीयत मुफ्ती अनवर कासमी ने लोगों से फितरे की रकम ईद की नमाज से कबल गुरबा और मसाकीन को अदा करने की अपील की है। के हिसाब से इस मरतबा फितरा तय हुआ है, कम से कम ये मिनिमम है। जो साहिब हैसियत साहिब सरवत आदमी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि गुरबा को मसाकिन को उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ये 1 किलो 692 ग्राम गेहूं की जो कीमत होती है उस हिसाब से इसकी कीमत अदा की जाती है, एक फितरा अदा की जाती है। रमजानुल मुबारक के महीने में खुशहाली से मुतासिर कच्छ के मुस्लिम मालधारी समाज के लोगों में गुजरात कांग्रेस के लीडर और अहमदाबाद की मुस्लिम बरादरी के लोगों ने सानंद जाकर रमजान किट और 3000 नकद रुपया तमाम लोगों में तकसीम किया। गुजरात कांग्रेस के तर्जुमान बदरुद्दीन शेख ने कहा कि हमने इस एक किट में इतना माल सामान दिया है जिससे एक खानदान आराम से 20 दिन अपनी जिंदगी गुजार सकता है। मुस्लिम मालधारी समाज के लोगों ने किट्स हासिल करके खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। नुकसान नहीं कर सकते और कच्छ की तो बात ही क्या पूछनी। मैक्सिमम गर्मी भी उधर पड़ती है, परेशान है लोग। नेचुरली ये लोग रोजगार भी होंगे तो उनके लिए कुछ किट बनाई जाए, तो हम लोगों ने एक बड़ी सी किट बनाई। करीब 5 किलो जितना तेल है, चावल है, शक्कर है, चाय है, करीब 20 आइटम है। उसके साथ साथ जो भैंसे हैं इनके साथ में जानवर जो है उसको भी खाने की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे लोग जो बेचारे बिछड़े हुए अल्लाह के भरोसे, भगवान के भरोसे चल पड़े थे, उनकी मदद करनी। इसने बहुत बहुत हमारे पे एहसान किया है, बहुत हम माने तो इतना एहसान किया हमारे को ज़िंदगी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबने लोग मिल के हमारे को दिया, एहसान किया है। आज मुश्किल की घड़ी में हमें ऐसा नहीं गरीब है, गरीब भी नहीं है, अमुक गरीब है, अमुक ठीक भी है। आज के समय में सभी दुष्काल कर गए, कोई साहूकार नहीं, कोई अमीर गरीब ही नहीं है। थाने तो बहुत मिलेंगे हमारे को। आज तो इसने किट दिया, हमारे को बहुत खुशी हुई है कि हमारे को लड़का मिला है। ज़कात अरकान इस्लाम का एक अहम सतून है। बेशतर अफराद माह रमज़ान में ही ज़कात की अदायगी करते हैं। माह मुक़द्दस की आमद से कबल एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने तालीम याफ्ता मुस्लिम तबके में ऑनलाइन ज़कात सर्वे का इनेकाद किया। इस सर्वे में मुल्क के 20 से ज्यादा शहरों के तकरीबन 5000 अफराद ने हिस्सा लिया। इस सर्वे के मुताबिक 30% तालीम याफ्ता मुस्लिम ज़कात के बारे में जानते ही नहीं, जबकि 40% अफराद ये नहीं जानते कि ज़कात निकालने का हिसाब से किस तरह किया जाए। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने इस मुताल्लिक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के जिम्मेदारों से खास बातचीत की। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो कि बहुत ही अहम तंजीम है हिंदुस्तान में प्रोफेशनल्स मुस्लिम की, इसने जो है एक सर्वे कंडक्ट किया है ज़कात के बारे में, और इसमें जो है बहुत ही आँख खोलने वाली, या कहना चाहिए कि बहुत ही अहम मालूमात और बहुत ही अहम इंकशाफात हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है आमिर इदरीसी है जो कि AMP के सदर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि एक बात ये बताइए कि आपने जो सर्वे किया है वो सर्वे की बुनियाद क्या है, आपने किस तरह सर्वे किया है और उस सर्वे की फाइंडिंग्स क्या है? जी, हम लोग बेसिकली ये पता लगाना चाहते थे कि जो ज़कात का जो सिस्टम है इंडिया में, उसका कलेक्शन का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करंट प्रेजेंट पैटर्न क्या है और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है।
और दूसरा ये पता लगाना चाहते थे कि भाई इस ज़कात का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, आज कैसे हो रहा है और कैसे होना चाहिए। इस पर बेसिकली हम लोगों ने लोगों से ऑनलाइन सर्वे के जरिए क्वेश्चन पूछा। चूँकि AMP का नेटवर्क बहुत बड़ा है। कितने लोगों से पूछा आपने? हमने तो पब्लिकली अनाउंस किया था और उसमें अराउंड 4,500 पीपल हैव रिप्लाइड टू दैट सर्वे फ्रॉम अराउंड 200 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। अच्छा, तो फाइंडिंग्स में क्या है आपके? फाइंडिंग्स में अगर आप देखें तो एक बड़ी बात ये समझ में आती है कि 30% लोगों का उसमें बोलना ऐसे है कि हम लोगों को ज़कात और उसके बेनिफिट के बारे में नॉलेज नहीं है। जो लोग ज़कात पे करते हैं उसमें से तकरीबन 40% लोगों का बोलना ऐसा है कि उनको ज़कात कैसे कैलकुलेट की जाती है वो नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनका बोलना ऐसा है कि वो लोग सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को एवरी ईयर ज़कात देते हैं। मतलब उसका ये कहना है कि ज़कात का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तकरीबन 60% लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई वो ज़कात देने के बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिनको ज़कात दी गई, दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। तो ये सारे कुछ पेन एरियाज़ है जिस पर कहीं ना कहीं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना चाहिए। तो आपने क्या हल निकाला है इसका? क्या मतलब इसका हल क्या हो सकता है? क्या कलेक्टिव ज़कात का निज़ाम जो है इसका हल है? अब ये सर्वे तो बेसिकली मर्ज़ को मालूम करने के लिए सर्वे था कि मर्ज़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। अब इसके बाद जो है मैं सिर्फ AMP की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस शुड ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन कि भाई इन तमाम प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, आपने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की इसकी? अब चूँकि हम लोग खुद भी एक ज़कात फंड ऑलरेडी चला रहे हैं, माशाल्लाह पिछले 5 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। उसी वजह से हम लोगों को महसूस हुआ कि हमको ऐसे फाइंड आउट करना चाहिए कि इश्यूज़ क्या हैं, और 100% हम इसके सोल्यूशंस पर भी काम करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ AMP ही नहीं बल्कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ना कहीं इस पर जो है ना काम करने की ज़रूरत है कि वो लोग इस तरीके की कोशिश करें। अगर हमारे से जो बन पड़ सकेगा हम उसकी मदद करने को तैयार हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये बताइए, हुकूमतों की तालीमी स्कीमों से तलबा को वाकिफ करवाने और सरकारी कॉलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला कराने के मंसूबे को लेकर भोपाल में खास तहरीक की शुरुआत की गई है। कॉलेज चले हम के उन्वान से शुरू की गई इस मुहिम में दीगर जबानों के साथ साथ बड़ी तादाद में मुहिब्बान उर्दू ने भी शिरकत की और इस तरह की मुहिम को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। खास रिपोर्ट। भोपाल में MLB गर्ल्स कॉलेज का क़याम 1956 में अमल में आया था। कॉलेज के क़याम का मकसद तालीम निस्वां को आम करने के साथ क्वालिटी एजुकेशन के जरिए फ़रोग़ देना है। भोपाल के इस सबसे कदीम कॉलेज में मौजूदा में 5000 से ज़ायद तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं। कॉलेज मैनेजमेंट का मानना है कि कॉलेज में बहुत सी सरकारी स्कीमें स्कॉलरशिप के साथ मौजूद हैं। इसके बावजूद इसका 100% इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि ये कोशिश की जा रही है कि तालीम के हुसूल के लिए हुकूमत की जो स्कीमें हैं उसका 100% इस्तेमाल हो सके। ये कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया है, जिसमें भोपाल शहर के जितने भी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनके प्राचार्यों को और छात्राओं को और पेरेंट्स को आमंत्रित किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि नगर की जो छात्राएं हैं वो हमारे महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करें। तो इसके लिए महाविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, नए छात्रों को थोड़ा सा जागरूक करना आवश्यक है और इसीलिए ये आज हम लोग ये कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे हैं ताकि ये पता चले कि बच्चों को कॉलेज आने से क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि खासतौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन में जो रजिस्ट्रेशन होता है लड़कियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को ऑफ रखा गया है और इसके अलावा बहुत सी जो योजनाएं हैं उनका लाभ लड़कियों को बहुत अधिक मिलता है। कॉलेज चले हम मुहिम के तहत जहां दूसरे मज़ामीन के असातिज़ा ने प्रोग्राम में शिरकत की, वहीं मुहिब्बान उर्दू और उर्दू के स्कॉलर्स ने भी शिरकत की। कि हमारे बच्चों को हम बताते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में उर्दू ज़बान का, हर ज़बान का बहुत महत्व है। और मैं उर्दू ज़बान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अभी पूछा वो, और इस ज़बान से हम जो है ये, क्योंकि हम ये मानते हैं, मेरी अपनी सोच है ये कि ये बहुत अच्छी तारीफ जो है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जो है वो हमें इसमें मिल सकता है। आज के लिए तो शायद आज के युग में तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट में क्या स्कीम्स हैं, क्या स्कॉलरशिप्स हैं और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसलिए शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भोपाल MLB कॉलेज में ग्रेजुएशन की सतह तक उर्दू की तालीम दी जाती है। कॉलेज मैनेजमेंट की कोशिश है कि यहाँ पर दूसरे मज़ामीन के साथ MA की सतह पर भी उर्दू की तालीम दी जाए।
मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मजलिस इकबाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की मुश्तरका बैनर तले भोपाल में खास सेमिनार का इनेकाद किया गया। याद सादत हसन मंटो के उन्वान से मुनक़दा सेमिनार में मुमताज अदीबों ने शिरकत की और सादत हसन मंटो को साहिब तर्ज अफसाना निगार करार दिया। तो नाज़रीन, आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। सादत हसन मंटो का शुमार उर्दू के मुमताज अफसाना निगारों में होता है। मंटू ने अपनी कहानियां उर्दू जबान में लिखी, लेकिन कम लोगों को ये बात मालूम है कि मंटू अपनी तालिब इल्मी के जमाने में उर्दू मजमून में फेल हो गए थे। दानिश्वरों का मानना है कि मंटू को पढ़ने से आगे बढ़ते रहने और समाज में इनकलाब लाने की तहरीक मिलती है। मंटू बहुत बड़ा नाम है एक फिक्शन राइटर में, लेकिन आपको ये हैरत की बात है कि ये जिस जमाने में स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने में उर्दू में फेल हुए, लेकिन आगे चल के ऐसे अफसाने लिखे, इस तरह के फिक्शन लिखे कि आज लोग सब पसंद करते हैं और पढ़े जाते हैं और बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। मंटू ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत से अफसाने लिखे हैं। इनके शाहकार अफसानों में टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, बंद खोल दो, काली शलवार, हतक वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। दानिश्वरों का मानना है कि आम तौर पर मंटू पर फहश निगारी का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन सच ये है कि मंटू ने अपनी अफसाना निगारी में इंसानी जिबिल्लत, फितरत की न सिर्फ अक्कासी की है बल्कि जिंदगी की सफाकियों को जिस खूबसूरत पैराए में पेश किया है वो इन्हीं का खासा है। जो कुछ वो देखते थे, सोचते थे, महसूस करते थे, उनके अतराफ में जो कुछ था वही उन्होंने अपने फन में समोया है और वो वही कहते थे इसमें मेरा क्या कसूर है, आपका समाज ही ऐसा है। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनाकिदा सेमिनार में दानिश्वरों ने न सिर्फ मंटू की अफसाना निगारी और इसके मसनुआत पर रोशनी डाली बल्कि इसकी रोशनी में इंसानी अक़दार को भी पेश किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।